Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. I hope grade 11 वालों के असेसमेंट की तैयारी भी बहुत अच्छी जा रही होगी. बाकी असेसमेंट से रिलेटेड जो वीडियो है इन्फॉर्मेशन वाली वो आ चुकी है, वो देख लेना लाजमी. और अपनी असेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले वो वीडियो देख लेना और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रिपेयर करो. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आपके अच्छे मार्क्स आए. पहला इंप्रेशन है और डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह. बाकी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी सेट्स ऑफ वेन डायग्राम की. वो जो मैंने टेस्ट लिया था उसके सॉल्यूशन की, तो मैंने सोचा कि यार उसको ऑनलाइन डिस्कस कर लेते हैं. थोड़ा सा ये कि कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और सॉल्यूशन भी बन जाएगा. तो जल्दी से जो है वो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं सेट्स के, ठीक है. वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कुछ, और शेडिंग वगैरह भी है मेरे ख्याल से, तो कुछ रिवीजन हो जाएगा अच्छा तुम लोग का. और बाकी ये कि अगर तुम लोग को वो टेस्ट याद हो जो मैंने लिया था, तो ये उसका सोल्यूशन भी शेयर हो जाएगा, तो तुम लोग अपनी गलतियां भी देख लेना. ठीक है. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहले क्वेश्चन में उसने हमें एक वेन डायग्राम बना के दी हुई है. हमारे पास थ्री सेट्स हैं, ए बी एंड सी, और इन्फॉर्मेशन सारी वेन डायग्राम के अंदर है. हमसे कह रहा है द वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी एंड सी. अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसने यहाँ पे बोला है, थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है. अब मैं अगर आगे देखता हूँ तो वो मुझसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एन. ये जो स्मॉल एन है बेसिकली दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है ना. तो अब यहाँ वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए बी और सी में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद है 74. तो अब जब तुम ये वाला नंबर देखते हो 13, तो ये 13 का मतलब कोई एक नंबर नहीं है. अगर ये एक नंबर होता तो फिर ये 74 कहाँ तक आया, 74 कैसे हो जाता ये. तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये 13 जो है ना, ये 13 है, ये 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो 14 है ये कोई एक नंबर नहीं है, ये 14 क्वांटिटी है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी पूरे के पूरे मिला के 74 है. मतलब आपको यहाँ जितनी चीजें ए बी और सी में नजर आ रही हैं सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट 74. ठीक है. और हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो. तो करना आपको कुछ भी नहीं था, ये जितने ही चीजें आपको ए बी और सी में नजर आ रही हैं आपने इन सबको ऐड कर देना है. तो मैंने 13 से स्टार्ट किया, 13 आया, उसके बाद आया 12 माइनस एक्स. ठीक है. और पहले मैं ए के सारे लिख देता हूँ, सही है. तो ये 13 आ गया, 12 माइनस एक्स आ गया, और उसके बाद ये एक्स आ गया बीच वाला. ठीक है. और उसके बाद ये 20 माइनस एक्स आ गया. ये तो सारा का सारा जो है वो मैंने ए के समझो चारों जो रीजन्स होते हैं उन पे जो जो लिखा हुआ था वो मैंने उनको ऐड कर दिया. 13 भी आ गया, 12 माइनस एक्स भी आ गया, एक्स भी आ गया, और आपके पास 20 माइनस एक्स भी आ गया. ठीक है. अब आ जाओ बी में जो बचा है. रिपीट नहीं करना, ठीक है, रिपीट नहीं होता है यहाँ, तुम्हें पता है. उसके बाद मैंने क्या ऐड करना है, मैंने 14 ऐड करना है. 14 मुझे नजर आ रहा है, और 12 माइनस एक्स में लिख चुका हूँ, एक्स में लिख चुका हूँ. उसके बाद मुझे 15 माइनस एक्स नजर आ रहा है, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया. ठीक है. और अब मेरा ए भी कंप्लीट हो गया, मेरा बी भी कंप्लीट हो गया, अब मेरा सिर्फ सी रह गया है. सी में मैं 20 माइनस एक्स लिख चुका हूँ, एक्स लिख चुका हूँ, 15 माइनस एक्स लिख चुका हूँ, तो अब से वेट बचा है. तो मैंने यहाँ प्लस 8 किया, और ये मुझे क्वेश्चन में बताया था कि ये सारे के सारे जो है वो 74 के बराबर है. तो अब बस मुझे सिंप्लीफाई करना है जैसे मैं अलजेब्रा. चलो भाई, अब चूंकि ये सारा का सारा P1 है तो वी हैव टू डू द कैलकुलेशंस. कैलकुलेटर इसमें अलाउ नहीं होगा. तो अब पहले मैं नंबर्स को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करता हूँ. 13 और 12 मेरे पास हो गया 25, और 25 और 20 मेरे पास हो गया 35 45. तो पहले मैंने क्या किया, थोड़े थोड़े नंबर्स ऐड कर लिए, ये 45 हो गया. ठीक है. 45 के बाद ये वाला माइनस एक्स और ये वाला प्लस एक्स जो है वो मैंने कैंसिल आउट कर लिया. तो यहाँ तक मैं पहुंच गया, सही है ना. उसके बाद मैंने लिखा माइनस एक्स. ठीक है. और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 14 और 15 को ऐड कर देता हूँ. 14 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29. तो ये प्लस 29 हो गया. थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करता हूँ, सही है. और उसके बाद मुझे जो है वो ये माइनस एक्स नज़र आ गया, और उसके बाद 8 नज़र आ गया, सही है ना. और इक्वल्स टू 74 हो गया. और अब मैं जो है वो सारे नंबर्स को ऐड कर लेता हूँ. मेरे पास क्या है, मेरे पास है 45. अच्छा 45 है और ये 29 है, तो मैं काम करता हूँ 30 ऐड करता हूँ 45 में, तो 55 65 75 और एक कम कर देता हूँ, तो 74 हो गया. और 74 में जब मैंने 8 ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 82. 82 मेरा यहाँ पे आ गया. उसके बाद मेरे पास दो माइनस एक्स हैं, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस 2x. तो ये माइनस 2x आ गया, इक्वल्स टू 74 हो गया. और अब मुझे क्या करना है, सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे 2x को जो है ना वो शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे. तो ये मेरे पास हो जाएगा 82 माइनस 74 हो जाएगा, क्योंकि 74 को मैं इस साइड पे ले आता हूँ.
और ये जो 2x नेगेटिव का है मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास हो गया 2x। और जब मैंने 82 में से 74 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 8। 8 इज इक्वल्स टू 2x आ गया, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जो मेरी x की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 4। ठीक है ना, तो ये जो x की वैल्यू इसने हमें फाइंड आउट करने के लिए बोली थी, तो ये x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। बस ये कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा था, तुम्हें अगर ये समझ में आ गया कि ये n का क्या मतलब है, और ये जो A यूनियन B यूनियन C बोला है, बेसिकली ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब है कि ए बी और सी के जब मैं एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहा हूँ और उनको ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो ऐड कर रहा हूँ तो आंसर 74 आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने जो है वो अपना जो है वो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है भाई? दूसरे पार्ट में मुझसे कह रहा है, अच्छा, आंसर की जगह पे जो है ना वो आंसर लिख दिया करो याद से। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, 2 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट, मतलब ये पूरे के पूरे जो है वो 100 है। मुझसे कह रहा है वाई की वैल्यू फाइंड करो। वाई बेसिकली ये बाहर का नंबर है जो ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है। मुझे पता है ए बी और सी को जब कंबाइन करते हैं तो 74 एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 74 इन तीन सर्कल्स के अंदर आ रहे हैं तो बाहर जो है वो बाकी आएंगे। और बाकी कैसे निकालूंगा? बाकी मैं कैसे निकालूंगा? मुझे पता है कि टोटल नंबर जो है वो 100 आ रहे हैं, और ए बी और सी के एलिमेंट्स मिला के 74 है। तो इसका मतलब है वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 माइनस 74, मतलब 26 जो है वो मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या हो गया है। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला पार्ट भी हो गया, इसको मैंने यहाँ 26 लिख दिया। ठीक है, एक नंबर का जो था वो ये वाला पार्ट था, पार्ट बी। इसमें कुछ नहीं किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल इसने बताए हुए थे। मतलब वो कह रहा था कि ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्सल सेट है इसमें 100 एलिमेंट्स हैं। और फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था कि ए बी और सी में 74 है। तो वाई कैसे निकलेगा? वाई वो वाला एलिमेंट है जो ना ए में, ना बी में, ना सी में है, तो बाहर का एलिमेंट है वाई। तो इसका मतलब है ये 74 हो गए, टोटल 100 है, तो 100 में से 74 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 26। अब जरा ये देखते हैं, हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि ए और बी तुमने दोनों को हटा दिया। ए और बी तुमने कंप्लीट हटा दिया, बीच में है इंटरसेक्शन। इसका मतलब है कि ए और बी कंप्लीट हट जाएंगे। जब ए और बी कंप्लीट हट जाएंगे तो सी में क्या बचेगा? फिर सी में सिर्फ 8 बचेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर सिर्फ 8 था बस, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रीजन, ये बेसिकली शेडिंग का क्वेश्चन है। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा ना कि ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कैसे आया, तो तुम इसकी शेडिंग कर लो। जब तुम इसकी शेडिंग करोगे ना तो ये सारा पार्ट शेड होगा, ये वाला। तो तुम फिर देख लेना जो ये जो शेडेड पार्ट है इसमें कौन सा नंबर लिखा है, तो 8 लिखा है, 8 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हमने अपने कॉन्सेप्ट से यूज कर लिया। हमने कहा कि यार ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरा का पूरा ए यूनियन बी निकाल दो। और चूंकि इंटरसेक्शन है इसका मतलब है कि मुझे पूरा का पूरा निकालना है, मुझे सिर्फ कॉमन एरिया चेक करना है। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी पूरा का पूरा मैंने निकाल दिया, और सी को मैंने शेड किया है। तो सी मेरा जो है वो यहाँ वाला पार्ट बचेगा, ए और बी इसमें से निकल जाएंगे। तो जो नंबर इस पूरे शेडेड पार्ट में नजर आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 8 आ गए। चलो ठीक है ना, बस इस पे इतना ज्यादा जो है वो ना वर्किंग करनी है इस पे, क्योंकि ये 1 मार्क का है। 1 मार्क के लिए तुम्हें जो है वो सिर्फ आंसर लिखना है। तो तुम इसको थोड़ा सा शेडिंग वाले कॉन्सेप्ट से करोगे तो तुम्हें बिल्कुल इसका आंसर मिल जाएगा। शेडिंग वाला कॉन्सेप्ट यही है कि हमने ये देखा कि यार यहाँ उसने सी को शेड किया हुआ है, और सी को शेड किया हुआ है, लेकिन अगर सी शेड होता तो सी पूरा शेड होता, लेकिन यहाँ पूरा शेड नहीं है। सी में से उसने क्या किया है? ए यूनियन बी को निकाल दिया है। तो अब सी में ए यूनियन बी को अगर निकाल दूंगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, नीचे वाला। और इसमें 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर 8 आ गया। अच्छा, अब जरा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा वो भी वर्ड प्रॉब्लम टाइप ही है। अब इसमें जो है वो हमसे उसने वेन डायग्राम बना के दिया, और वेन डायग्राम में कुछ उसने फिल कर दिए हैं, कुछ हमें खुद फिल करना है। चलो अब थोड़ा सा इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या पता है और क्या फिल करना है, कैसे आएगा। हमसे कह रहे हैं इन द वेन डायग्राम ई इज द यूनिवर्सल सेट, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये सारे के सारे चिल्ड्रन है नर्सरी। ये जो आपको पूरी वेन डायग्राम नजर आ रही है, ये चिल्ड्रन की बात हो रही है जो कि एक नर्सरी में है। सही है। अच्छा, वो कितने चिल्ड्रन है वो अभी हमें उसने नहीं बताया। उसने बोला है कि बी जो आपको यहाँ सर्कल बना हुआ नजर आ रहा है, इसमें वो चिल्ड्रन आ रहे हैं जिन्होंने बुक रिसीव की है फॉर देयर बर्थडे। बर्थडे पे उनको बुक मिली है।
अच्छा, टी वो वाले चिल्ड्रन है जिनको उनकी बर्थडे पे एक टॉय मिला है, और पी वो वाले बच्चे हैं जिनको एक पजल मिला है उनकी बर्थडे पे। तो अब हमें यहाँ टी का सर्कल नजर आ रहा है, मतलब ये टॉय वाला सर्कल है। बी वाला सर्कल नजर आ रहा है, मतलब ये इनको बुक मिली है बर्थडे के तौर पे, मतलब बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे। और ये जो पी वाला पजल है, जो जो आपका पी वाला सर्कल है, सॉरी, इसको जो है वो पजल मिला है एज अ बर्थडे गिफ्ट। अच्छा, अब ये 11 जो लिखा हुआ है यहाँ, पहले थोड़ा 11 को डिस्कस करते हैं। ये 11 वो बच्चे हैं जिनको टॉय मिला है। अच्छा, अब चलो थोड़ा सा ये है कि ये जो नंबर्स है ना, इनको भी थोड़ा सा जो है ना डिस्कस कर लेते हैं, ताकि रिवीजन हो जाएगा कि ये वाला रीजन जो है वो होता क्या है बेसिकली। अच्छा, अब जब मैं टॉय को देखता हूँ, टॉय के सर्कल में मुझे 11 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब 11 वाला जो रीजन है ना, ये जो सारा रीजन होता है, ये जो है, ये वो वाला रीजन होता है जिनको सिर्फ टॉय मिला है। ठीक है, जिनको बर्थडे प्रेजेंट पे सिर्फ टॉय मिला है। तो ये 11 ऐसे बच्चे हैं कि जिनको सिर्फ टॉय मिला है, टॉय के अलावा और कुछ नहीं मिला उनको। ठीक है। अच्छा, ये जो 9 है, इसका मतलब है कि 9 ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ बुक मिली है। अच्छा, पजल वाले बच्चे इसने हमें जो है वो अभी खाली छोड़े हुए हैं, वो हमें खुद फिल करना है। आगे कह रहा है कि एक्स चिल्ड्रन रिसीव्ड अ बुक एंड अ टॉय एंड अ पजल। मतलब एक्स बच्चे ऐसे हैं जिनको बुक भी मिली है, टॉय भी मिला है, पजल भी मिला है। इसका मतलब है बिल्कुल बीच वाला एरिया जो तीनों में कॉमन होता है, वहां उसने एक्स लिख दिया। आगे हमसे कह रहा है सिक्स चिल्ड्रन, क्यों कह रहा है रिसीव अ टॉय एंड अ पजल। ठीक है, कह रहे हैं 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको टॉय और पजल मिला है। अब यहाँ ओनली का वर्ड हमें नजर नहीं आ रहा। ओनली का वर्ड चूंकि नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि मैं पूरा का पूरा 6 यहाँ पे नहीं लिख सकता। इसने मुझे बोला है 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको टॉय और पजल मिला है। तो ये 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको टॉय और पजल मिला है, इसका मतलब है ये पूरा एरिया 6 के बराबर है। ये पूरा एरिया जो टॉय और पजल का कॉमन एरिया है, ये पूरा 6 के बराबर है। तो इसका मतलब है एक्स यहाँ पहले से मौजूद था, तो मैंने यहाँ 6 - एक्स लिखा। अगर यहाँ ओनली का वर्ड आ जाता आगे, तो मैं पूरा का पूरा 6 उठा के यहाँ पे लिख देता, कोई गलत नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ ओनली का वर्ड नहीं आया, उसने बोला है 6 बच्चे ऐसे हैं जो कि टॉय और पजल जिनको मिला है। तो ये जो टॉय और पजल का कॉमन एरिया है ना, ये पूरा का पूरा है ये। इसमें यहाँ पहले से एक्स लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ 6 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ 6 - एक्स लिखूंगा, ताकि जब मैं इस पूरे एरिया के एलिमेंट्स को ऐड करूं तो मेरा आंसर 6 आए। जब मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरा आंसर 6 आए, क्योंकि उसने बोला है कि 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको टॉय और पजल मिला है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन तो इसने मुझे यहाँ लिख के दे दी। आगे कह रहा है 4 चिल्ड्रेन रिसीव अ बुक एंड अ टॉय। ठीक है, अब बुक और टॉय वाला एरिया कौन सा है? बुक और टॉय वाला पूरा एरिया ये तुम्हें नजर आ रहा है, पूरा बुक और टॉय का एरिया ये बीच वाला नजर आ रहा है। इसमें पहले से उसने एक्स लिख के रखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ तुम 4 नहीं लिख सकते, तुम यहाँ क्या लिखोगे? 4 - एक्स। अगर ओनली का वर्ड आ जाता तो तुम 4 पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देते। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ो तो लिखा हुआ है 5 चिल्ड्रेन रिसीव्ड अ बुक एंड अ पजल। दोबारा वही बात कर रहा है, रिसीव्ड अ बुक एंड अ पजल, ओनली का वर्ड नहीं है। तो बुक और पजल का पूरा एरिया ये है, यहाँ पहले से एक्स मौजूद है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 5 - एक्स। ठीक है ना? ओनली का वर्ड आता तो मैं पूरा का पूरा 5 यहाँ पे लिख देता, क्योंकि ये वाला जो रीजन होता है ना, ये ओनली होता है। मतलब ओनली ऐसा जिनको बुक और वो मिला है, पजल, जिनको टॉय नहीं मिला। मतलब बुक और पजल तो मिला है, टॉय नहीं मिला। ये 4 - एक्स वाला जो रीजन है, उसका क्या मतलब होता है? उसका उसका मतलब होता है जिनको टॉय और बुक मिली है, पजल नहीं मिला। ये 6 जो -एक्स वाला एरिया है, इसका क्या मतलब है? जिनको टॉय और पजल मिला है लेकिन बुक नहीं मिली। सही है ना? तो ये एरियाज अगर तुम्हें समझ में आते हैं, तो फिर वेन डायग्राम तुम फिल भी कर सकते हो, और फिर जो है वो वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हो। आगे लास्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है 7 चिल्ड्रन रिसीव्ड अ पजल बट नॉट अ बुक एंड नॉट अ टॉय। उनको बुक भी नहीं मिली है और उनको टॉय भी नहीं मिला है, उनको सिर्फ पजल मिला है, और वो 7 है। तो इसका मतलब है मैं पूरा का पूरा 7 यहाँ पे लिख दूंगा। मुझे यहाँ ओनली है, समझो। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है बट नॉट अ बुक और नॉट अ टॉय, इसका मतलब ये समझो कि ये लिखा हुआ है ओनली। ठीक है, 7 चिल्ड्रेन, ऐसा लिखा है ना, 7 चिल्ड्रेन रिसीव्ड अ पजल ओनली। सही है, तो इसलिए मैंने 7 का 7 पूरा उठा के लिख दिया। कंप्लीट द वेन डायग्राम, मैंने पूरी कंप्लीट भी कर ली वेन डायग्राम। 4 बाहर आ गया मेरा। अब वो कह रहा है कि देयर आर 40 चिल्ड्रन इन द नर्सरी। अगर नर्सरी में 40 चिल्ड्रन है, तो आपसे कह रहा है यूजिंग द वेन डायग्राम राइट डाउन एंड सॉल्व एन इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, एक्स की इक्वेशन भी लिखो और उसको सॉल्व भी करो। तो वही वाला काम करना है बिल्कुल। अब ये पूरे के पूरे 40 है, तो इसका मतलब इन सबको ऐड करना है और 40 के बराबर करना है। 4 को भूल मत जाना। सही है, आ जाओ भाई, जल्दी से कर लेते हैं। अब मैंने पहले 11 से शुरू किया, 11 आ गया मेरे पास। और 11 के बाद जो है मैंने लिखा 4 - एक्स। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास आ गया +एक्स।
और उसके बाद मेरे पास आ गया 6 - x। तो ये तो सारा का सारा जो है वो टॉय वाला हो गया, ठीक है ना। चारों चीज़ें ऐड कर दी मैंने, चार ही रीजन आए हुए थे। तो 11 हो गया, 4 - x हो गया, x हो गया, 6 - x हो गया। अब ये रिपीट नहीं करना। अब इसमें बुक वाले में क्या बचा, 9 और 5 - x। तो मैंने क्या किया, प्लस लिखा, 9 लिखा, और उसके साथ प्लस 5 - x लिखा, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो बुक वाला भी हो गया। और अब सिर्फ 7 और 4 बचा है। तो 7 और 4 जो है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, 7 भी लिख लिया और 4 भी लिख लिया। और ये सारे के सारे कितने हैं, ये सारे के सारे 40 हैं। तो मैंने इनको 40 के बराबर भी कर दिया, ठीक है। अब जल्दी से ऐड सब्ट्रैक्ट करो लाइक टर्म्स को, और बताओ क्या आ रहा है। ये वाला -x और ये वाला +x जो है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। ये वाला -x और ये वाला -x जो है वो -2x हो गया, ठीक है। अब मैं नंबर्स को ऐड कर लेता हूँ सारे जल्दी से। ये क्या हो रहा है भाई, ये है मेरे पास 11 और 4 15 हो गया। 15 में मैंने 6 मिलाया तो 21 हो गया। 21 में 9 मिलाया तो 30 हो गया। और फिर ये 35 हो गया। 35 में मैंने 7 मिलाया तो 42। और 42 में जब मैंने 4 मिलाया तो ये मेरे पास हो गया 46, ठीक है। तो ये 46 आ गया इधर, और इक्वल्स टू 40 हो गया। अब वही वाला काम करना है मुझे। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। अब ये 46, ये 2x को वहाँ भेज देता हूँ। तो 46 - 40 हो जाएगा। 46 - 40 इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। 46 - 6 हो जाएगा 6। और ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है भाई। तो ये जो है ना, आपने वन डायग्राम की नॉलेज को यूज़ किया, रीजन्स की नॉलेज को, और आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली। फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फिल नहीं करोगे तो आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। ओनली का वर्ड याद रखना, अगर ओनली का वर्ड आता है तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, वरना -x करते हैं। क्योंकि कॉमन एरिया जो होता है, जो तीनों का कॉमन एरिया होता है, उसको हम नॉर्मली एक्स ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये वाले रीजन में जो है वो -x आ जाएगा। चलो भाई, आ जाओ जल्दी से। इसके और भी पार्ट्स हैं मेरे ख्याल से, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब मेरे पास जो थर्ड पार्ट है, उसमें वो मुझसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करो। अब एक्स की वैल्यू तो आ गई है ना मेरे पास, एक्स की वैल्यू तो 3 मैंने फाइंड आउट कर ली है। तो अब मैं क्या करूंगा, बी में जितने मुझे नंबर आ रहे हैं ना नज़र में, सबको ऐड करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 9 से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। और उसके बाद प्लस, अब ये है 4 - x। तो x की वैल्यू 3 है, तो 4 माइनस ये 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद x की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू 3 है, तो फिर 3 आ गया। और उसके बाद है 5 - 3। तो 5 - 3 कितना होता है, 5 - 3 हो गया 2। ये 9 + 1 10 हो गया, और 10 और 5 15 हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ 15 आ गया पहले वाले में। सेकंड में मुझसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन पी। जल्दी से, पी मेरे पास ये नीचे वाला है, सही है। बी यहाँ तक आ गया पूरा। अब ये बचा है 6 - x और 7। तो यहाँ मैंने आगे 7 लिखा पहले, और 6 - x का मतलब है 6 - 3। तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 और 3 10 हो गया, 10 और 15 25 हो गया। तो यहाँ पे आंसर 25 आ गया। अगले वाले में कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन टी यूनियन पी होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब बी टी और पी के अलावा, बी टी और पी के अलावा का मतलब है इसके ये सारे नंबर छोड़ दिए, बाहर का नंबर, बाहर का नंबर 4 है। इसका मतलब है कि इसका आंसर आ गया 4। अगला पार्ट में मुझसे कह रहा है शेडिंग कर दो, शेड द रीजन बी इंटरसेक्शन टी यूनियन पी होल कॉम्प्लीमेंट। अब शेडिंग वाले हमने नंबर से किए थे, अब आप इस पे बिल्कुल नंबर से काम कर सकते हो। आप इसमें नंबर्स जो है वो लिखो, रीजन के नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे भी होते हैं वो लिख के बिल्कुल शेडिंग कर सकते हो। लेकिन चूंकि अब मेरी शेडिंग कर करके कॉन्सेप्ट मेरा बन गया है ना, तो अब मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बी शेड करना है पूरा, ठीक है। अच्छा, अगर बी पूरा शेड होगा तो ये सारा होगा। लेकिन उसने बोला है कि नहीं भाई, बी में से टी यूनियन पी निकाल दो, होल कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्सेप्ट टी यूनियन पी। तो टी यूनियन पी पूरा का पूरा जब निकल जाएगा, तो मेरे पास जो शेडेड पार्ट आ जाएगा वो सारा का सारा सिर्फ यही होगा, जो कि बी में होगा, ठीक है। अब तुम अगर इसको नंबरिंग करके वो करना चाह रहे हो वेरीफाई, तो बिल्कुल वो कर लो वेरीफाई। शेडिंग पेंसिल से होती है, इसको पेंसिल से प्रॉपर शेड करना, ठीक है ना। ऐसे वो लाइंस मत डालना, वरना उससे जो है ना कुछ जो है वो रीजन रह जाता है। तो प्रॉपर आप शेडिंग पेंसिल से करोगे, लाइट कलर से इसको अच्छी तरीके से शेड कर देना, और ये तुम्हारा आंसर होगा। तुम इसको नंबरिंग करके भी कर सकते हो।
मैं तुम्हें नंबरिंग करके भी करा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि एक बार वो भी रिवाइज हो जाए। तो हम क्या करते थे, इसको 1 बोलते थे, ये हमारे पास 2 होता था, ये वाला रीजन हमारे पास 3 होता था, ये वाला रीजन जो है वो 4 होता था, और ये वाला रीजन 5 कहलाता था, ये 6 होता था, ये 7 होता था, और ये 8 होता था। ये इमेजिनरी नंबर्स हम अपने वेन डायग्राम में लिख देते थे लाइट पेंसिल से। अब वो मुझसे कह रहा है कि ये वाला रीजन शेड करो, तो पहले मैं काम करता हूँ, टी यूनियन पी होल कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। टी यूनियन पी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है टी और पी के अलावा। तो टी में तुम्हें जितने नंबर नजर आ रहे हैं ये भी हटा दो, पी में तुम्हें जितने नंबर आ रहे हैं नजर वो भी हटा दो, 1 और 4 बचते हैं बस। तो मैंने क्या किया, पहले लिख लिया भाई इसका आंसर जो है ना मेरे पास आ रहा है 1 और 4। तो मैंने ऐसे ब्रैकेट किया और मैंने 1, 4 लिख दिया। मैंने कहा भाई टी यूनियन पी होल कॉम्प्लीमेंट में जो नंबर्स आ रहे हैं ना उसे 1 और 4 आ रहे हैं। अब जरा देखते हैं बी में कौन से नंबर आ रहे हैं। बी में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 7 आ रहा है। सही है ना? तो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ये चारों नंबर्स लिख दिए, ठीक है, और मैंने जो है वो ब्रैकेट बना दिया ऐसे। मैंने बोला भाई बी में जो है ना ये सारे नंबर आ रहे हैं, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। बी की बात कर रहा था तो बी का मतलब पूरे बी में। अब इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का कॉमन निकालना है। अब देख लो जरा दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब है इसका आंसर 4 आ गया, और 4 वाले रीजन को मैंने शेड कर दिया। तो तुम नंबरिंग से भी करना चाहो तो नंबरिंग से भी बिल्कुल सही आंसर आएगा, एग्जैक्ट आएगा, ज्यादा उसमें भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन चूंकि अब हमारा कॉन्सेप्ट बन गया है, तो अब हम डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं भाई बी को शेड करना है, लेकिन पूरा बी शेड नहीं होगा, उसमें से जो टी यूनियन पी है ना ये बाहर निकल जाएगा। तो मैंने जो है वो सिर्फ ये वाला पार्ट शेड कर दिया, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। आगे वाला जो पार्ट है ना उसमें भी हमें शेडिंग ही करनी है, वो भी कर लेते हैं जल्दी से। इसमें हमसे कह रहा है कि शेड करो, क्या शेड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं करना है शेड, ए नहीं शेड करना, तो फिर कौन शेड करना है, बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट शेड करना है। तो अब बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट है। बी और सी में जो कॉमन पार्ट होता है ये पूरा होता है, लेकिन उसने बोला है भाई ए नहीं करना, ए को निकाल दो बाहर। तो इसका मतलब है कि बस मेरा सिर्फ ये वाला पार्ट छोटा सा शेड हो जाएगा। ये बी इंटरसेक्शन सी का वो वाला पार्ट है जिसमें ए नहीं है, ठीक है ना। बी इंटरसेक्शन सी का ये वो वाला पार्ट है जिसमें से मैंने ए को निकाल दिया। तो उसने यही बोला था शेड करने के लिए, तुम इसको नंबरिंग से करते बिल्कुल यही आंसर आता। हम क्यों, अब हमें समझ में आ गया है कि बी इंटरसेक्शन सी को शेड करना है, लेकिन वो पूरा नहीं होगा, उसमें से आप ए निकाल दोगे, तो आपने ए निकाल दिया, ये पार्ट शेड नहीं किया। यहाँ भी बिल्कुल यही करते हैं, ये हमसे कह रहा है बी यूनियन सी को शेड करना है। बी यूनियन सी कहाँ पे नजर आ रहा है तुम्हें, ये पूरा नजर आ रहा है, लेकिन उसने बोला है कि नहीं भाई पूरा नहीं करना, उसमें से ए को बाहर निकाल देना, ए नहीं करना उसमें। तो यहाँ भी ए का पार्ट आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो वो हमने सारा हटा देना है। और उसके अलावा हमें जो है वो पूरा बी और सी शेड कर देना है। तो बी और सी जो है वो पूरा इस तरह शेड हो जाएगा। ए नहीं करना है शेड, ए वाला पार्ट जो है वो हम हटा देंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला पूरा पार्ट जो है वो इस तरह शेड हो गया। शेडिंग अगेन पेंसिल से करना, ठीक है, और प्रॉपर शेडिंग करना। हल्की सी भी रीजन अगर आगे पीछे होती है ना वो आपके नंबर काटेगा, क्योंकि शेडिंग जो है ना उसमें रीजन ही है बेसिकली। अगर आपने किसी रीजन में गलती से शेड कर दिया, बाद में आपने मिटाया, उसको नजर नहीं आया, उसको समझ नहीं आया, तो वो फिर आपको नंबर नहीं देगा। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा लाइंस बना के भी इसको शेड करके दिखा दिया है, सही है। तो ये जो है वो बेसिकली आपकी शेडिंग हो गई, एक एक नंबर की शेडिंग है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई द नंबर वाला मेथड, तो नंबर वाले मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। इसका आंसर बिल्कुल ऐसे ही आता है। मैंने हटा दिया वो, मैंने कहा शेडिंग गंदी हो रही है, बस ये सही है इस तरह, ठीक है। तो बी यूनियन सी को शेड करना है, लेकिन वो पूरा पूरा शेड नहीं होगा। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि वो निकाल देना है पार्ट, तो उसमें से ए वाला पार्ट निकाल देना है क्योंकि नॉट ए है। आगे चलते हैं, ये हमसे कह रहा है शेड द रीजन रिक्वायर्ड इन द वेन डायग्राम, कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए बी सी सबका कॉमन एरिया। तो ए बी सी सबका कॉमन एरिया जो है वो यही वाला होता है। तो मैंने जो है वो इसको अच्छी तरीके से शेड कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। उसके बाद मुझसे कह रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी, अब बीच में यूनियन आ गया, इसका मतलब है कि तुम्हें दोनों को शेड करना है, तुम्हें ए को भी शेड करना है और तुम्हें बी कॉम्प्लीमेंट को भी शेड करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो जाएगा, बी के अलावा। तो बी के अलावा जो है वो सारा का सारा बाहर का भी आएगा, और बी के अलावा जो है वो ए का पार्ट भी आएगा, सही है ना। तो तुमने पहले क्या किया, बी कॉम्प्लीमेंट को शेड किया। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि एक्सेप्ट बी, तो बी के अलावा जो है वो बाहर का भी सारा पार्ट शेड हो रहा है, और जो है मैं इसके बाद ए को भी शेड कर दूंगा, सही है ना। तो ए को भी शेड कर देंगे, लेकिन ए को वो वाला पार्ट शेड करेंगे जो बी के साथ जिसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमने जो है वो अच्छी तरीके से इसको भी शेड कर दिया।
लेकिन चूंकि बीच में यूनियन है, तो यूनियन का मतलब ये है कि पहले तो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट को शेड कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट बी, तो बी के अलावा मैंने सब शेड कर दिया। लेकिन अब ए को भी करना है, तो इसका मतलब है कि अब बीच वाला एरिया भी शेड हो जाएगा, क्योंकि बीच में यूनियन आ रहा है। अगर इंटरसेक्शन होता तो मैं बीच वाला पार्ट और बाहर का पार्ट जो है वो शेड नहीं करता। अब तुम बोलोगे सर नहीं समझ में आया, नंबरिंग से करके दिखा दे। चलो आ जाओ, नंबरिंग से भी कर लेते हैं एक बार। नंबरिंग के लिए क्या होगा, ये वाला रीजन हमारा 1 होता है, ये वाला रीजन हमारा 2 होता है, बीच वाला रीजन जो है वो 3 होता है, और ये वाला रीजन 4 होता है। ठीक है, ऐसी नंबरिंग करते हैं, ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ये 4 हो जाता है। ए का क्या मतलब हो जाएगा भाई, ए में कौन कौन आ रहा है जरा मुझे बता दो। ए में कौन कौन आ रहा है, ए में आ रहा है तुम्हारे पास 2 और 3, तो ए के अंदर तुम्हारे पास 2 और 3 आ रहा है। तुमने लिख दिया ए के अंदर 2, 3, ये नंबर्स ए में आ रहे हैं। और बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट बी, मतलब बी हटा दो, तो 3, 4 हट जाएंगे, 1 और 2 आ जाएगा। सही है ना। और फिर उसने तुम्हें बोला है इनका यूनियन निकालो, तो यूनियन का मतलब है कि तुम इन दोनों को मर्ज कर दोगे, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा, तो इसका मतलब है ये तुम्हारी शेडिंग हो गई। इससे भी तुम्हारा बिल्कुल आंसर यही आ रहा है, तुमने 1 को भी शेड कर दिया, 2 को भी कर दिया और 3 को भी कर दिया। ठीक है ना, तो नंबरिंग वाला मेथड भी जो है ना वो काफी सक्सेसफुल है। आप उससे भी कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको आंसर बिल्कुल ठीक है। इनको भी निपटा देते हैं जल्दी से। ये नीचे वाला पार्ट भी मेरे ख्याल से शेडिंग का ही था। ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो कह रहा है कि उसने हमें एक शेडेड एरिया दिया हुआ है डायग्राम में, जिसके बारे में कह रहा है कि ये जो शेडेड एरिया है, ये बेसिकली ए इंटरसेक्शन सी है, जिसमें से मैंने बी निकाला हुआ है। सही है। और मुझसे कह रहा है कि ये दोनों जल्दी से मुझे सेट नोटेशन लिख के दिखाओ, शेडिंग उसने की हुई है। तो अब ये शेडिंग किसकी है, ये ए बी और सी के अलावा है। ए बी और सी के अलावा है, मतलब ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। तो अगर मुझे ए बी सी तीनों को लिखना होता है, तो मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। यही मतलब होता है ना कि ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है मैं तीनों सेट की बात कर रहा हूँ। और चूंकि मुझे इसके अलावा बोलना है, तो इसके अलावा का मतलब है मुझे इस पे कॉम्प्लीमेंट लगा देना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब कुछ बच्चे जो है वो इसको इस तरह भी लिखते हैं, कहते हैं कि सर अगर ये कॉम्प्लीमेंट हम तीनों पे अलग अलग लगा दें तो वो भी सही होगा। नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं होगा, वो गलत होगा। ठीक है ना, आप इसको इसी तरह लिखोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर आप चाहो तो जैसे डी मॉर्गन्स लॉ मैंने आपको कराया था, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन आप उस पर साइन चेंज कर दोगे। फिर जब आप ए कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो अब यूनियन नहीं लिखोगे, अब आप ए इंटरसेक्शन लिख दोगे। तो आप इसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो, दोनों के दोनों एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब भी यही होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर आपने इसको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट लिखा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो इधर यू कैन राइट ए यूनियन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, और यू कैन राइट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। सही है। चलो लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। इसमें हमारे पास कौन सा शेड है, हमारे पास इसमें बी शेड है। ठीक है। क्या बी पूरा का पूरा शेड है, नहीं, बी शेड पूरा नहीं है, उसमें से ए और सी उसने निकाल दिया है। तो ए और सी दोनों निकाले हैं, इसका मतलब है कि ए यूनियन सी उसने निकाल दिया है, ए यूनियन सी शेड नहीं है। तो नहीं का मतलब है कि मैंने जो है वो ए यूनियन सी लिख के इस पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है। अब चूंकि मैंने हटाया है, इसीलिए मैं जो है वो इंटरसेक्शन लगाऊंगा। यूनियन में यहाँ इसलिए नहीं लगाऊंगा कि अगर मैंने यूनियन लगा दिया तो ए यूनियन सी का मतलब ये हो जाएगा कि बाहर भी शेड करना पड़ेगा। ठीक है, यूनियन का मतलब है फिर अगर एक में भी बाहर आया तो आपके आंसर में भी बाहर शेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे बाहर शेडिंग नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि उसने इंटरसेक्शन लिया होगा, यूनियन नहीं लिया होगा। ठीक है, अब तुम इसको, एक बार तुमने ये लिख लिया ना, अब तुम इसको अपने नंबर वाले मेथड से वेरीफाई भी कर सकते हो। नंबर वाले मेथड से इसको वेरीफाई कर लो, सेम इसका आंसर यही आ जाएगा। अच्छा, अब दो चीजें रह गई हैं मेरे पास शायद, दो, एक वर्ड प्रॉब्लम है और एक जो है वो सेट्स का है। जल्दी से ये वर्ड प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। ये मुझसे कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट्स हैं टोटल। ठीक है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई 24। 21 लाइक फुटबॉल, 21 फुटबॉल पसंद करते हैं, 15 लाइक स्विमिंग, वन स्टूडेंट डज नॉट लाइक फुटबॉल एंड डज नॉट लाइक स्विमिंग। मतलब एक स्टूडेंट ऐसा है जो फुटबॉल भी नहीं जो है पसंद करता, और वो स्विमिंग को भी पसंद नहीं करता। आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ फुटबॉल एंड स्विमिंग। बोथ का मतलब ये है कि कॉमन एरिया होगा लाजमी, क्योंकि इसने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैंने पहले क्या किया, थोड़ा सा जो है ना वो वेन डायग्राम बनाया, ताकि मुझे जो है वो समझ में आया मुझे करना क्या है। तो मैंने वेन डायग्राम कैसी बनानी है, दो सेट्स की बनानी है, क्योंकि यहाँ फुटबॉल और स्विमिंग की बात हो रही है बस।
और चूंकि उसने मुझे बोला है कि बोथ वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसीलिए ओवरलैपिंग बनाया और बोथ पे मैंने एक्स लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे बोथ वाला एरिया फाइंड करना है। तो अब ये टोटल कितने हैं? ये टोटल है 24। 24 बच्चे ऐसे हैं जो स्विमिंग और मतलब फुटबॉल को पसंद करते हैं। 24 नहीं है, एक उसमें से ऐसा है जो पसंद नहीं करता, तो 23 है। सही है ना? तो 24 स्टूडेंट्स टोटल हैं। तो इस टोटल में से 21 जो है वो फुटबॉल को पसंद करते हैं, 15 जो है वो स्विमिंग को पसंद करते हैं, एक ऐसा है जो कुछ भी पसंद नहीं करता। अब यहाँ 21 लाइक फुटबॉल लिखा हुआ है, ओनली नहीं है। 21 लाइक फुटबॉल का मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा फुटबॉल वाला सर्कल है, ये 21 है। ठीक है ना? तो अब मैं यहाँ पे 21 नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे लिखूंगा 21। चूंकि यहाँ ओनली का वर्ड नहीं था, तो मैं लिखूंगा 21 माइनस एक्स। और मैं यहाँ पे लिखूंगा 15 माइनस एक्स। मैं यहाँ पे पूरा 15 नहीं लिख सकता क्योंकि ओनली का वर्ड नहीं था। सही है ना? अब मुझे पता है टोटल 24 है, तो मैंने क्या किया, इन सबको ऐड किया, 21 माइनस एक्स और प्लस एक्स, और फिर मैंने उसमें ऐड किया 15 माइनस एक्स। और वन को नहीं भूलना, क्योंकि वन भी है। वन भी है मतलब एक बच्चा ऐसा भी है जिसको कुछ नहीं पसंद। तो ये प्लस वन हो गया, और ये सब के सब जब ऐड होंगे तो कितना आंसर आएगा? 24 आंसर आएगा। ठीक है, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास एक एक्स बचेगा बस। 21 में जब मैं 15 मिलाऊंगा तो 31, 36, 37 हो जाएगा। 37 इधर रहा, और ये जो माइनस एक्स था इसको मैं दूसरी साइड पे भेज देता हूँ, 24 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो 34, सॉरी 37 माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स हो गया। इसका मतलब है जो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, कितनी आ गई? 13 हो गई। 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फुटबॉल भी पसंद है और जिनको स्विमिंग भी पसंद है। आखिरी वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेट है क्यू, 2, 4, 6, 8, 10। एक है आर, 5, 10, 15, 20। कह रहा है कि पी एक और सेट है जिसका मेंबर सिर्फ एक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक है, पी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और उसने बोला है कि 15 बिलोंग्स टू पी। तो 15 बिलोंग्स टू पी का मतलब ये हो गया कि भाई पी चूंकि सबसे छोटा है, क्योंकि देखो ना यहाँ भी तुम्हें ज्यादा नंबर नजर आ रहा है, यहाँ भी पी छोटा सा है, तो इसका मतलब है कि पी जो है ना वो इन तीनों में सबसे छोटा सेट होगा। तो तुमने पी जो है वो यहाँ पे लिख लिया, और पी का एलिमेंट कौन है? पी का एलिमेंट 15 है, तो तुमने पी के अंदर 15 लिख दिया। ठीक है ना? क्योंकि ये भी बड़ा सेट है, ये भी बड़ा सेट है, इसमें भी 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हैं इसमें। और पी जो है वो चूंकि उसने बोला है कि भाई पी एक ही एलिमेंट है पी में, और उसने बोला है 15 बिलोंग्स टू पी, तो 15 यहाँ पे आ गया। अब 15 जो है वो आर का पार्ट है। 15 जो है वो आर का भी पार्ट है, और हमसे कह रहा है कि क्यू और पी में कुछ कॉमन नहीं है। पी और क्यू डिसजॉइंट सेट्स है, पी और क्यू में कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर तुमने इसको पी बोल दिया तो फिर अब इसको तो पी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो तो इसका पार्ट है। तो तुम इसको क्यू बोलोगे, क्योंकि क्यू वाला सेट तुम्हें ये जो नजर आ रहा है और ये पी, ये दोनों डिसजॉइंट है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर तुमने इसको क्यू बोल दिया तो भाई ये तो पी तो क्यू का पार्ट है ना, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यू में तो है ही नहीं 15, आर में 15 है, तो तुम्हें यहाँ आर लिखना है। और ये जो लिखा हुआ है ना कि P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल्स टू नल, इसका मतलब है P और Q में कुछ कॉमन नहीं है। P और Q डिसजॉइंट सेट्स है, P और Q टच नहीं कर रहे, तो Q ये हो गया, P ये हो गया। अब जो कॉमन पार्ट्स है वो हमने लिख दिया, 15 इसमें आ गया। अब ये देखो Q और R में कॉमन क्या है? Q और R में क्या कॉमन है? 10 नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपने 10 लिख दिया। अब इसके अलावा जो भी बचा है वो जल्दी जल्दी लिख दो। इसमें आ गया 2 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें जो है वो 6 आ गया, और 8 आ गया। ठीक है, 10 हम लिख चुके हैं बीच में, तो 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पे आ गया। 15 मैं यहाँ लिख चुका हूँ, 10 मैं लिख चुका हूँ यहाँ, तो इसमें से मेरे पास बचा 5 और 20। ठीक है भाई, तो ये जो था वो आपका वेन डायग्राम को फिल करने वाला एक क्वेश्चन आया था। ये 3 मार्क्स का था। सही है, ये भी 3 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है। इसमें उसने हमें नहीं बोला था वेन डायग्राम बनाओ, लेकिन मैंने फिर भी बना दी, क्योंकि मुझे आसानी होती है वेन डायग्राम से इक्वेशन बना के सॉल्व करने में। तो ये था भाई तुम्हारा छोटा सा एक सेट्स का टेस्ट जो मैंने लिया था। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि देख लो कि सारी चीज़ें मैंने सॉल्व कर दी हैं। ठीक है, आई होप के तुम लोग को भी जो है वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया होगा। तो अब यह है कि जल्दी से जो है वो देख लेना इस वीडियो को, मुझे बताना कि अगर कोई चीज़ और इसमें एक्सप्लेन करनी है, कोई कॉन्सेप्ट और तुम्हें नहीं समझ में आया, तो मुझे बता देना, तो फिर मैं इंशाल्लाह जो है वो उस पर भी क्वेश्चन जो है वो कुछ सॉल्व कर दूंगा।
और थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर से रीड करो भाई, क्योंकि वेन डायग्राम जब फिल करोगे सही तरीके से तभी आंसर सही आएगा, वरना फिर आंसर जो है ना तुम्हारा सही नहीं आएगा। ठीक है, और ठीक है भाई, तैयारी करते रहो। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।